बेटा तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो, अब मेरी दो बेटियां हैं, एक नंदा और दूसरी तुम। ये तो गलत बात है माँ, बेटी तो हमेशा मैं ही रहूंगी। अगर ये आपकी बेटी बन गई तो मुझे इन्हें दीदी बोलना पड़ेगा। सरला के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा भावेश और छोटी बेटी नंदा। पति की मौत के बाद सरला ने बड़ी तकलीफों से अपने दोनों बच्चों को पाला था। भावेश ने नौकरी करनी शुरू की तो घर की आर्थिक स्थिति कुछ सुधरी और फिर सरला ने उसकी शादी करा दी। फिर शादी के 2 दिन बाद, और भाभी अब तो खाना वाना सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। ननद जी, इसमें कौन सी नई बात है, वो तो हर लड़की को करना ही पड़ता है। तुम भी जब अपने ससुराल जाओगी तो ये सारे काम तो तुम्हें भी करने ही पड़ेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने माँ जी? हाँ भाई, बात तो एकदम सही है। हाँ, तो ये बताओ क्या क्या बनाना आता है तुम्हें? अब वैसे मुझे लगता था कि यहाँ माँ जी मेरी सास है। भावना का जवाब सुनकर नंदा एकदम चुप हो गई। असल में नंदा चाहती थी कि उसकी भाभी हमेशा उससे दब कर रहे। हालांकि भावना भी बहुत होशियार थी, वो वक्त वक्त पर नंदा को उसकी जगह दिखाती रहती। फिर अगले दिन, कल खाना बहुत ही अच्छा बना था भावना। सच्ची माँ जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आया। वैसे ये भी बहुत तारीफ कर रहे थे। नंदा, तुम्हें कैसा लगा? हाँ, ठीक ही था। ठीक ही था? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आज मैं तुम्हें खिलाऊंगी अपने हाथ की मैक्रोनी। क्या, किसकी कोनी? माँ जी, एक खास डिश है, मैक्रोनी कहते हैं उसे। जब एक बार बना दूंगी ना तो आप खुद कहोगे कि क्या बढ़िया चीज है। कोई बढ़िया चीज नहीं होती माँ, मैंने खा रखी है, सिवाय मैदा और मसालों के कुछ नहीं होता उसमें। यही तुम मात खा गई नंदा। मैक्रोनी मैं बाहर से खरीदती नहीं हूँ, तो उसके अनहेल्दी होने का कोई सवाल ही नहीं। ये कहकर भावना तुरंत रसोई में गई और आटे और सूजी से शानदार मैक्रोनी तैयार कर दी। माँ जी देखिए, बन गई मैक्रोनी। नंदा तुम भी आओ ना, इसे गर्मा गर्म खाने का मजा ही अलग है। फिर भावेश, नंदा और सरला मैक्रोनी खाने के लिए बैठ गए। फिर कुछ मिनटों के बाद, वाह भावना, क्या बात है, मजा ही आ गया कसम से। वाकई बहू, ये तो बढ़िया चीज है, कैसे बनाई हमें भी तो बताओ। कोई जरूरत नहीं है, मैदा शरीर को नुकसान ही देता है माँ। अरे मेरी भोली ननद रानी, इसमें मैदा है ही नहीं। आटे और सूजी को मिलाकर एकदम ताजा ताजा मैक्रोनी। तुम कहो तो मैं तुम्हें भी सिखा दूं। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है ये मैक्रोनी फैक्रोनी सीखने की। हम तो भाई अपनी दाल रोटी में ही खुश हैं। कोई बात नहीं, मत बनाना, लेकिन जब भी मन करे मैक्रोनी खाने का मुझे बता देना। अब इतना तो मैं कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। भावना की बात सुनकर भावेश और सरला भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इसी तरह हर बार भावना का जवाब नंदा पर भारी पड़ता था और इस बात से नंदा उससे और भी ज्यादा चिढ़ने लगी। फिर अगले दिन, भाभी तुम्हारी दाल में नमक कुछ कम है। नमक कम ही खाया करो नंदा, पता है ना ज्यादा मैदे की तरह ज्यादा नमक भी शरीर को नुकसान पहुंचाता है। क्यों जी, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, बात तो ठीक है, डॉक्टर भी यही कहते हैं। अरे कहाँ तुम लोग फालतू की बहस में पड़ गए हो। नंदा चुपचाप खाना खा, सब बढ़िया है, नखरे मत कर। भाई का साथ मिला नहीं और ऊपर से माँ की डांट सुनकर नंदा चुप हो गई। उसके चेहरे पर हार की हताशा साफ दिखाई दे रही थी, जबकि बाकी किसी को इस बात की न तो भनक थी और न ही अंदेशा। धीरे धीरे नंदा के अंदर अपनी भाभी भावना से चिढ़ और बढ़ने लगी। फिर एक दिन, अरे बहू, वो तुमने एक दिन वो बनाया था ना कुछ, अरे वो क्या नाम था? हाँ, कैमरोनी, मैनरोनी, अरे क्या था वो? माँ, मैक्रोनी कहते हैं उसे। हाँ, वही। अब ऐसा करो, आज वही बनाओ नाश्ते में। ठीक है माँ जी, बस अभी बना कर लाती हूँ सबके लिए ताजा ताजा मैक्रोनी। भावना की मैक्रोनी जितनी सरला को पसंद थी उतनी ही भावेश को भी थी, लेकिन जलन की आग में जलने वाली नंदा को ना तो भावना सुहाती थी और ना ही उसकी मैक्रोनी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन ठेले पर, क्या हुआ नंदा, तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? अरे वो मेरी भाभी, सबको उसमें देवी नजर आती है। वो जो घटिया सटिया बनाए, माँ और भाई दोनों उसी के गुण गाते रहते हैं, और खासकर वो मैक्रोनी। है क्या? तुमने कभी मैक्रोनी का नाम नहीं सुना क्या? अरे यार, गरीब आदमी हूँ, अब नहीं सुना तो नहीं सुना। वैसे है क्या चीज ये? अरे कुछ खास नहीं, पता नहीं कैसे बनाती है। माँ और भाई तो उसके दीवाने हैं। अच्छा, तो फिर हमें भी कभी खिलाओ भाभी के हाथ की ताजा ताजा मैक्रोनी। अच्छा, मार खाओगे? अरे बाबा, गुस्सा मत करो यार, मैं तो ऐसे ही तुम्हारा मूड सही करने के लिए कह रहा था। अब गुस्सा थूक दो ना नंदा। नंद किशोर और नंदा एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। नंद किशोर एक फैक्ट्री में काम करता था। नंदा और उसमें कई असमानताएं थी, लेकिन फिर भी वो नंदा को सच्चा प्यार करता था। और फिर एक दिन नंदा ने नंद किशोर को अपने घर वालों से मिला दिया। नंद किशोर का अच्छा स्वभाव देखकर भावेश और सरला ने शादी के लिए हाँ कर दी। और फिर
अरे वाह ननद जी, तुम तो छुपी रुस्तम निकली। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, मुझे तो नंद किशोर जी बड़े अच्छे आदमी लगे, बड़े जिंदा दिल हैं। हाँ तो मैं कम हूँ क्या? अरे तुम अच्छी हो तभी तो इतना अच्छा हमसफर मिलने जा रहा है तुम्हें, बस यही तो कहना चाह रही हूँ मैं भी। कुछ दिन बाद नंद किशोर और नंदा की शादी हो गई और नंदा अपने ससुराल चली गई। शादी के कुछ दिन बाद वो पग फेरे के लिए अपने मायके आई। आओ आओ ननद रानी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, तुम सुनाओ क्या चल रहा है? जब से तुम गई हो ना, बस क्या ही बताऊं, सुकून ही सुकून है। अब कोई मेरी कमी नहीं निकालता ना। भावना से इस तरह के जवाब की उम्मीद नंदा को बिल्कुल नहीं थी, लेकिन नंदा की बात सुनकर नंद किशोर भी जोर से हंस पड़ा। नंदा ने उसे आंख दिखाई तो बेचारा हंसी रोकने की कोशिश करने लगा। फिर कुछ देर बाद, बताइए नंदोई जी, क्या खाएंगे? भाभी जो आप बना दो सब खा लेंगे। एक काम करना भावना, वो बनाना ताजा ताजा मैक्रोनी। हाँ हाँ, आप भवन के हाथ की मैक्रोनी जरूर खाकर देखो, जबरदस्त बनाती है। सही है, फिर तो जरूर खाकर देखेंगे। क्या मैक्रोनी वैक्रोनी, कुछ बढ़िया खाते हैं ना, मटर पनीर टाइप? अरे वो सब तो खाते ही रहते हैं, आज मैक्रोनी खाकर देखते हैं। इसके बाद भावना रसोई में गई और मैक्रोनी बनाने की तैयारी में लग गई और फिर थोड़ी देर बाद वो सबके लिए मैक्रोनी बनाकर ले आई। वाह भाभी, ये तो देखने में ही बड़ी अच्छी लग रही है। और क्या, एकदम ताजा ताजा मैक्रोनी है, खाकर देखिए तो सही। क्या बात है भाभी, कसम से कमाल की चीज बनाई है आपने। आप एक काम क्यों नहीं करती? अरे एक स्टॉल लगा लो, कसम से दिन रात पैसा छापेंगे आप। हाँ, मैंने भी इसे कई बार ये बात कही है, और कमाल की बात यह है कि इसमें मैदा नहीं है। अरे वाह, ये तो और अच्छा है, सच्ची कह रहा हूँ। आप तो अपना काम शुरू करो भाभी। नंद किशोर ने भावना की भर भर कर तारीफें की, जिससे नंदा के तन बदन में आग लग गई। कुछ दिन रुकने के बाद दोनों अपने घर चले गए और फिर ऐसे ही एक दिन, यार नंदा, तुमने अपनी भाभी से वो मैक्रोनी बनानी नहीं सीखी है क्या? उस दिन वो ताजा ताजा मैक्रोनी खाकर तो मजा ही आ गया था कसम से। हाँ तो वहीं चले जाओ ना भाभी के पास, खाते रहना दिन भर मैक्रोनी। यहाँ क्यों पड़े रहते हो? अरे मैं तो ऐसे ही अरे ओहो, तुम गुस्सा मत करो बाबा। उस दिन भी बात आई गई हो गई, लेकिन जब भी नंद किशोर अपने ससुराल जाता तो भावना उसे मैक्रोनी बनाकर जरूर खिलाती। सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन नंद किशोर की फैक्ट्री में एक हादसा हो गया जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। अब वो बिस्तर पर आ गया था। कुछ दिन तो जमा पूंजी से काम चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन, ऐसे नहीं चल पाएगा, इनकी दवाइयों के लिए भी पैसे कम पड़ रहे हैं, मुझे अब कुछ काम करना ही पड़ेगा। पर तुम करोगी क्या नंदा? वही समझ में नहीं आ रहा है। मैक्रोनी का स्टॉल खोलेंगे और ताजा ताजा मैक्रोनी बेचेंगे, क्यों, क्या कहती हो नंदा? उसने पलट कर देखा तो नंदा और नंद किशोर से मिलने उसका पूरा परिवार आया हुआ था। हाँ नंदा, ये सही रहेगा। सबकी मर्जी के आगे नंदा मान गई। वैसे भी वो मजबूर थी क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। और फिर भावेश ने एक मॉल के सामने ननद भाभी का मैक्रोनी स्टॉल खुलवा दिया। बिना मैदे की ताजा ताजा मैक्रोनी पर ग्राहक टूट पड़े। हर ग्राहक आता और मैक्रोनी की भर भर कर तारीफें करते जाता। नंदा और भावना मेहनत करते रहे और इस तरह दोनों ननद भाभी अच्छा खासा पैसा कमाने लगी। उस पैसे से नंदा ने नंद किशोर का इलाज कराया, जिससे वो धीरे धीरे ठीक हो गया। और फिर एक दिन, भाभी भैया ये लो मुंह मीठा करो। नंदा क्या हुआ है, बड़ी खुश लग रही हो? हाँ भाभी, इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं और आज तो ये खड़े भी हुए थे, वो भी बिना सहारा के। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है। भगवान का तो शुक्र है ही, मगर भाभी आपका सबसे ज्यादा शुक्रिया। आप वाकई देवी बनकर आई हो मेरे जीवन में। मैंने आपको क्या क्या नहीं बोला, आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, पर आपने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी? वैसे तुम चुका सकती हो, अब मेरे लिए ताजा ताजा मैक्रोनी बनाकर। जबलपुर शहर में अनुपमा नाम की एक औरत अपनी बेटी रिया के साथ रहती थी। अनुपमा का पति उसे छोड़ किसी और औरत के साथ चला गया था। अनुपमा शहर में एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करती थी। उसके हाथ का पिज्जा, समोसे, चाउमीन सब लोगों को बहुत पसंद आते थे। जो भी उस रेस्टोरेंट में आता वो अनुपमा के हाथ का पिज्जा और समोसे खाकर बहुत ही खुश होता। मल्होत्रा साहब, आपके यहाँ के पिज्जा और समोसे खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसा क्या डालते हो उसमें? ये सब कमाल तो हमारे यहाँ की अनुपमा का है, ये दोनों चीजें वही बनाती है। ऐसे ही एक रोज उस रेस्टोरेंट में एक ग्राहक अपनी बेटी के साथ आता है और वो पिज्जा समोसे की डिमांड करते हैं। वेटर उनके लिए पिज्जा लेकर जाते हैं, लेकिन वो उसके लिए इनकार कर देते हैं। फिर समोसा लेकर जाते हैं तो वो भी लेने से इनकार कर देते हैं। वेटर समझ नहीं पाता कि आखिर उन्हें क्या चाहिए। वो आकर अनुपमा को ये बात बताते हैं।
फिर अनुपमा ग्राहक के पास जाती है। माफ कीजिएगा सर, हम समझ नहीं पा रहे कि आप क्या खाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, मैं यहाँ शेफ का काम करती हूँ। ओह अच्छा मैडम, वो एक बार हम मनाली घूमने गए थे तो वहाँ मेरी बेटी नेहा ने समोसा पिज्जा खाया था। समोसे के अंदर ही पिज्जा की स्टफिंग करके वो लोग समोसा पिज्जा बनाते हैं। नेहा को समोसा पिज्जा बड़ा पसंद आया था, इसीलिए वो यहाँ भी वही मांग रही है। आप बस मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। कुछ ही देर में समोसे में पिज्जा की स्टफिंग भर के वो लाकर उन्हें देती है, जिसे खाकर वो बहुत ही खुश होते हैं। वाह पापा, ये तो बहुत ही अच्छा है, मजा आ गया। ये तो उस मनाली वाले से भी बहुत अच्छा है। सचमुच मल्होत्रा सर, आपकी शेफ ने तो कमाल ही कर दिया। उस दिन के बाद से उस रेस्टोरेंट में एक डिश और बढ़ गई। अब तो समोसा पिज्जा की वजह से वो रेस्टोरेंट भी ज्यादा फेमस हो गया। अब तो लोग दूर दूर से अनुपमा के हाथ का समोसा पिज्जा खाने आते। खुश होकर मालिक ने अनुपमा की तनख्वाह भी बढ़ा दी। इसी खुशी में अनुपमा रिया के लिए नए कपड़े खरीद कर लाई। वाह माँ, ये तो बहुत ही सुंदर फ्रॉक है, इस बार मेले में मैं यही पहन कर जाऊंगी। हाँ मेरी बच्ची, देखना तुम इसमें बहुत सुंदर लगोगी। लेकिन उसी रेस्टोरेंट में एक रजनी नाम की लड़की काम करती थी। रेस्टोरेंट में सब अनुपमा की ही तारीफ करते थे। ये देख रजनी उससे काफी जलने लगती है। जिसे देखो सब इसी के गुण गाते रहते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ से निकलवा कर ही रहूंगी। एक रोज जब अनुपमा पिज्जा समोसे की स्टफिंग बना रही होती है, तभी उसका फोन आ जाता है। इतने में ही रजनी पीछे से दवा उस स्टफिंग में मिला देती है। फिर अनुपमा उनसे पिज्जा समोसा बनाकर तैयार कर लेती है और जब ग्राहक को वो खाने को देती है तो उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। ये देख उस आदमी की पत्नी रेस्टोरेंट के मालिक को बुलाती है। ये देखिए, आपका ये समोसा पिज्जा खाते ही मेरे पति को खून की उल्टियां हो रही हैं। अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और जेल की हवा खिला कर रहूंगी, साथ ही इस रेस्टोरेंट को भी बंद करवा कर रहूंगी। नहीं ऐसा मत कीजिए, मैं अभी से यहाँ से निकाल देता हूँ और आपके हस्बैंड को अस्पताल लेकर चलता हूँ, इन्हें कुछ नहीं होगा। नहीं सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मल्होत्रा अनुपमा को काम से निकाल देता है। ये देख रजनी बहुत खुश होती है। उधर अगले दिन से अनुपमा कई होटल और रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन उसकी कहानी सुनकर कोई उसे काम नहीं देता। इस शहर में तो मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा, साथ ही बचत भी कम ही बची है। अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है मुझे अपने गांव चले जाना चाहिए। अनुपमा रिया के साथ अपने गांव आ जाती है। गांव में वो अपने पुराने घर में रहने लगती है। घर में सफाई करते वक्त उसकी नजर घर के पीछे रखे एक ठेले पर जाती है, जो उसके पिता का था, जिसमें वो समोसे बनाकर बेचा करते थे। माँ, ये तो नाना का ठेला है ना? हाँ बेटी, इसमें बाबा समोसे बनाकर बेचा करते थे। तो माँ, आप भी तो कितना अच्छा समोसा पिज्जा बनाती थी, अब आप इस ठेले पर वो बनाकर बेचना शुरू करो। अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, मुझे क्यों नहीं आया? अनुपमा ने नौकरी करके कुछ बचत की थी, जिनसे वो राशन पानी लाती है, साथ ही समोसा पिज्जा बनाने के लिए जरूरी सामान भी लाती है। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर समोसे पिज्जा बनाती है और ठेले पर लगाकर उन्हें बेचना शुरू कर देती है। तभी उसके पास उस गांव का मुखिया आता है। अनुपमा बेटी, ये ठेला तो तुम्हारे पिता मनोहर का है ना? वो तो इसमें समोसे बनाकर बेचते थे, लेकिन आखिर तुम इसमें क्या बनाकर बेच रही हो? काका, ये भी समोसे है, लेकिन ये आज के जमाने के समोसे है। अच्छा, फिर एक चखाना तो। अनुपमा उन्हें पिज्जा समोसा देती है। वाह वाह, लाजवाब, क्या स्वाद है। वाह बेटिया, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये इतने अच्छे होंगे। मुझे 2 और दे दो। वैसे कितने का है एक? सिर्फ 20 रुपए का काका। मुखिया को देखकर और भी लोग उसके पास आने लगे। धीरे धीरे अनुपमा सारे गांव में और आस पड़ोस के गांव में भी फेमस हो गई। अब लोग दूर दूर से उसके समोसा पिज्जा खाने आने लगे। अब उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी। रिया को उसने अब वहीं के एक स्कूल में डाल दिया। स्कूल से आने के बाद रिया भी अपनी माँ की मदद करती। उधर मल्होत्रा रजनी को किसी से फोन पर बात करते सुन लेता है। वो उसकी सारी बात अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। अच्छा किया जो मैंने उस अनुपमा को यहाँ से निकलवा दिया, जिसे देखो उसी के गुण गाता रहता। वो अनुपमा कितनी बुद्धू निकली। उसके पिज्जा समोसे में दवाई मिलाई मैंने और नाम लगाया उस अनुपमा पर और उसे यहाँ से निकाल कर बाहर किया। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा किया तरह है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मल्होत्रा वो वीडियो YouTube पर डाल देता है। रातों रात ये बात सोशल मीडिया पर फैल जाती है। रजनी को काम से निकाल दिया जाता है और अब उसे कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती। कुछ दिन बाद मल्होत्रा अनुपमा को ढूंढता हुआ उस गांव आ जाता है और उसे अपने साथ रेस्टोरेंट में काम करने की बात कहता है। लेकिन अनुपमा उसे कहती है, नहीं साहब, अब मैं इसी गाँव में रहकर अपना काम ही करूंगी। जो सुकून यहाँ है वो कहीं नहीं। ठीक है अनुपमा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। कुछ ही समय बाद अनुपमा और भी ज्यादा तरक्की करने लगी और अब उसने गांव में ही खुद का एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया, जहां दूर दूर से उसके पास ग्राहक आने लगे। अब वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। उसने अब अपना बड़ा घर बना लिया और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगी।